अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने शायद ग्रुप में देखा तो होगा, छुट्टी है मंडे की। और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हम लोग रिवाइज कर लेंगे जो चीजें हैं, और फ्राइडे को आप लोगों का जो है फाइनल एग्जाम जो है वो हम कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यही हमारे पास है डेज जो है वो 4 ही दिन है आज की क्लास, और फिर 3 more days। तो मतलब मेक श्योर करें कि क्लासेस मिस ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। स्टार्ट से ही हिप्पा से ही स्टार्ट करा देती हूँ। एक जल्दी सा क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं। कुछ कुछ आज कर लेंगे, कुछ नेक्स्ट डेज में कर लेंगे। हमने हिप्पा पढ़ा था, और चीजें जो है जहां से प्रॉब्लम आ रही होती है वहां से पूछ लिया करें, क्योंकि मुझे अभी मिड के एग्जाम से तो कोई खास खुशी महसूस नहीं हुई वो देख के। हिप्पा हमने पढ़ा था कि हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है 1996 में, ये इंट्रोड्यूस करवाया था जो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन है। और उन्होंने ये जो एक्ट इंट्रोड्यूस कराया था, इसका मकसद ये था कि पीएचआई को सिक्योर किया जाए। पीएचआई क्या होती है? प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट है पेशेंट से, जो आइडेंटिफाई कर लेती है पेशेंट की सेपरेट एंटिटी को, वो जो है वो पीएचआई के अंदर आती है। उसकी हेल्थ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। हिप्पा का स्टैंडर्ड फॉलो करना किन के लिए जरूरी होती है? जो कवर एंटिटीज होती हैं। कवर एंटिटीज होते हैं आपके डॉक्टर्स, इंश्योरेंसेस और बिजनेस एसोसिएट, जो भी बिलिंग कंपनीज उनके साथ काम कर रही होती हैं। हिप्पा कंप्लायंस जो बेसिकली क्या है? हिप्पा कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिप्पा का इम्प्लीमेंटेशन कैसे मेक श्योर किया जाए। और ये चीजें क्या देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस देख रहा होता है, और ओसीआर जो है ऑफिस ऑफ सिविल राइट्स ये देखता है। ऑफिस ऑफ सिविल राइट्स जो है वो इन्फोर्समेंट बेसिकली करा रहा होता है कि जहां पे इन्फोर्समेंट नहीं होती उनको डिफरेंट प्लेंटीज और इस तरह की चीजें चार्ज करता है। और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस जो है वो कोई भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोगों को क्विकली इसको रिपोर्ट करना होता है। इसके अंदर हमने 3 रूल्स पढ़े थे: प्राइवेसी, सिक्योरिटी और ब्रीच नोटिफिकेशन रूल। प्राइवेसी रूल के अंदर हमने पढ़ा था कि डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन का जो है वो नहीं होना चाहिए, अनअथराइज पर्सन को डिस्क्लोजर ना हो। प्राइवेसी का मतलब यही है कि इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखा जाए, सीक्रेट रखा जाए, उन लोगों तक महदूद रखा जाए जिनसे रेलिवेंट है इंफॉर्मेशन, और जो अथराइज नहीं है उन तक इंफॉर्मेशन ना पहुंचाई जाए। अब इंफॉर्मेशन बेसिकली फ्लो किन लोगों के दरमियान करती है? डॉक्टर के, इंश्योरेंस की, और हेल्थ जो आपके बिजनेस एसोसिएट होते हैं उनके दरमियान में फ्लो करती है। इनके दरमियान में ये डिस्क्लोजर होता है इंफॉर्मेशन का। लेकिन इन लोगों के अलावा किसी और तक इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। लेकिन हम ये कहते हैं कि कुछ सिनेरियोज के अंदर हम लोगों को क्या करना होता है? हम लोगों को इंफॉर्मेशन को ब्रीच करना होता है या डिस्क्लोज करना होता है। वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? जब हम लोग देख रहे होते हैं कि कोई ऐसी चीजें हैं जहां पर चाइल्ड अब्यूज है, नेग्लिजेंस ऑफ अथॉरिटी है, इस तरह की अगर जो चीजें हमें नजर आती है, कहीं पे भी नजर आती, किसी भी लेवल पे, आपकी बिजनेस एसोसिएट्स को नजर आती है, डॉक्टर को नजर आता है, इंश्योरेंस कंपनी को नजर आ रही है कोई ऐसी चीज, तो उसको हेल्थ एंड ह्यूमन डिपार्टमेंट को जो है वो रिपोर्ट करना होता है। सिक्योरिटी रूल में हमने पढ़ा था कि जहां पे हमने इंफॉर्मेशन प्लेस की वो मीडियम सिक्योर होना चाहिए। वो हमारा सिस्टम है, हमारे ये चार है, प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। कोई भी मीडियम जहां पे फ्लो है इंफॉर्मेशन का, जहां प्लेस किया जा रहा है इंफॉर्मेशन को, वो सिक्योर होनी चाहिए। उसको किसी किस्म का रिस्क नहीं होना चाहिए, उस तक किसी भी अनऑथराइज पर्सन की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन जैसे प्लेस की है एज इट इज वैसी होनी चाहिए। तो ये बेसिकली क्या था? ईपीएचआई के ऊपर फोकस किया गया था। ठीक है, उसके बाद हमने ब्रीच नोटिफिकेशन रूल में पढ़ा था कि अगर हम लोग किसी तरह से कहीं ना कहीं हम लोग एहतियात करने के बावजूद क्या हो गया, हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो गई, ब्रीच हो गई, या हम लोग क्या कर कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो हमें उस सूरत में क्या करना पड़ेगा? हमें फौरन नोटिफाई करना है जो लोग अफेक्टीज हैं, जो पेशेंट अफेक्टी है उसको, कवर एंटिटीज को हमने बताना है। इसके अलावा क्या है? ब्रीच की सेवेरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि सेवेरिटी कितनी है। अगर मोर देन 500 लोगों का ब्रीच है तो फिर हमने नोटिफाई कराना है मीडिया को। ब्रीच विद इन 60 days रिपोर्ट हो जाना चाहिए, इसको डिले नहीं करना चाहिए इससे। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ब्रीच नोटिफिकेशन हमने पढ़ा। ब्रीच वही चीज के वायलेशन की सूरत में क्या है? कंपनी वायलेशन हो कैसे सकती है? जैसे हमारी इंफॉर्मेशन बाहर जाने की सूरतें यही हो सकती हैं कि हमने क्या किया कि इंफॉर्मेशन, हमारा लैपटॉप चोरी हो गया, हमने कहीं इस तरह की कोई चीजें हो गई।
अब यहाँ पे फ्यूअर देन 500 के लिए लिखा हुआ है कि क्या क्या सजा है, मोर देन 500 के लिए क्या सजा है ब्रीच के लिए। दोनों सजाएं होती हैं, एक तो आपको फाइनेंशियल जो है वो पेनल्टीज देनी पड़ती हैं, इसके अलावा जो इन प्रिजन भी होता है, मैक्सिमम 3 इयर्स आपको जो है इन प्रिजन रखा जा सकता है अगर आपकी ब्रीच सिवियर किस्म की है तो। कॉम्प्रोमाइज कैसे होती है, आपका हिप्पा वायलेशन होती है, लैपटॉप फोन आपके यूएसबी हो गए, कोई साइबर अटैक होने की सूरत में, आपके ईएचआर की ब्रीच होने की सूरत में हो सकता है, या आपने कोई पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया पे लगाई है तो इस तरह से ब्रीच हो सकता है। हाईटेक हमने पढ़ा था, उसके बाद हिप्पा के बाद के हाईटेक बेसिकली क्या चीज थी, 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था। हिप्पा को ही थोड़ा सा उसको सपोर्ट करने के लिए हाईटेक इंट्रोड्यूस किया था, और हाईटेक का ज्यादातर फोकस क्या था, जो आपकी ई पीएचआई है या इलेक्ट्रॉनिक पीएचआई है उसके अंदर के उसको कैसे सिक्योर रखा जाए, इन चीजों के ऊपर काम करने के। उसके बाद ओमनिबस रूल आया था। ओमनिबस रूल में क्या हो था कि कुछ नई चीजें ऐड की थी, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी जो है पेशेंट के रिकॉर्ड की एटलीस्ट पेशेंट को होनी चाहिए, कौन लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कौन किसको नहीं दे सकते, ये चीजें हमने ओमनिबस में देखी थी। ये हम लोगों ने बेसिकली अपने हिप्पा के जो लॉस पढ़े थे वो ये पढ़े थे। उसके बाद हमने मेडिकल बिलिंग पढ़ा था। मेडिकल बिलिंग में हम लोगों ने बिलिंग बेसिकली पढ़ा था कि बिलिंग क्या होती है, रीजन क्या है मेडिकल बिलिंग जो आप आउटसोर्स कर रहा है डॉक्टर, उसकी रीजन यही है कि उसका जो फाइनेंशियल फ्लो है वो मेंटेन रहे और रेवेन्यू मैक्सिमम जनरेट कर सके। इस वजह से वो क्या करता है, किसी भी बिलिंग कंपनी को हायर करता है, क्योंकि बिलिंग कंपनी में एक प्रोफेशनल्स की टीम होती है जो बेसिकली बिलिंग का नो हाउ जानती है। डॉक्टर इटसेल्फ जो हिमसेल्फ जो होता है वो बेसिकली इतना नहीं जानता उसके बारे में, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो बिलर नहीं है, उसको जो प्रोटोकॉल्स बिलिंग के हैं वो नहीं पता होता। जो बिलिंग कंपनी में लोग होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, उनको बिलिंग के प्रोटोकॉल्स का पता होता है, तो इस वजह से वो हायर करता है बिलिंग कंपनी को। इंश्योरेंसेस हमने देखी थी, लाइफ इंश्योरेंसेस हैं, हेल्थ इंश्योरेंसेस है। लाइफ इंश्योरेंस डेफिनेटली आपको लाइफ लाइफ थ्रेटनिंग कोई सिचुएशन है या डेथ की सूरत में जो है वो पे करती है, और हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ की सर्विसेज दे रही है। हेल्थ इंश्योरेंसेस को हम डील कर रहे हैं बेसिकली, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट तरह की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। मोस्टली दो तरह के पेयर्स को हम एड्रेस करते हैं, एक फेडरल पेयर है और एक कमर्शियल पेयर है। फेडरल पेयर में हमारे पास कौन से आते हैं, मोस्टली मेडिकेयर, मेडिकेयर, ट्राइगेल और रेल रोड। अब जो है रेल रोड जो है वो मेडिकेयर का ही पार्ट बन गई है, और मेडिकेयर जो है हमारी 65 इयर्स ओल्ड डिसेबल और टर्मिनली इल लोग जो एंड स्टेज डिजीज पे हैं उनके लिए है। मेडिकेयर लो इनकम लोगों के लिए है। ट्राइकेयर जो है मिलिट्री पर्सन के लिए है, वो रिटायर्ड हैं, हाजिर सर्विस है, उनकी फैमिलीज हैं, सारों के लिए होती है। और रेल रोड जो है रेलवे और पुलिस के लिए होती है। अब मेडिकेयर का पार्ट ही बन गई है रेल रोड, तो रेल रोड मेडिकेयर ही बन गई है। ये ऑटोमेटिकली रेल रोड रिटायर्ड जो होते हैं वो मेडिकेयर का पार्ट बन जाते हैं। मेडिकेयर को अगर देखें तो सबसे ज्यादा यूएस में जो यूज होने वाली इंश्योरेंस है मेडिकेयर है। मेडिकेयर के भी 4 पार्ट्स हैं। पार्ट ए में हमारे इन पेशेंट जो एडमिट 24 आवर्स से ज्यादा स्टे करने वाले लोग हैं। बी में हमारे आउट पेशेंट जो स्टे नहीं करते, सर्विसेज लेते हैं और घर चले जाते हैं। पार्ट सी में हमारे मैनेज केयर प्लान आते हैं, जो हमने एचएमओ पीपीओ पढ़े थे, मैनेज केयर प्लान वो आ जाते हैं। और पार्ट डी में हमने देखा कि फार्मेसी की कवर, ड्रग प्रिस्क्रिप्शन यानी फार्मेसी कवरेजेस आती हैं। कमर्शियल इंश्योरेंसेज वो हैं जो कमर्शियल पेयर जो प्राइवेटली काम कर रहे हैं और सर्विसेज हेल्थ केयर की सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें से कुछ के नाम हमने यूनाइटेड हेल्थ केयर, बीसीबीएस, काइजर लिखे हुए। इसके अलावा हजारों इंश्योरेंसेज है जो स्टेट टू स्टेट भी डिफरेंट है। कोई पूरी जो है तमाम स्टेट में इक्वली काम कर रही है, उसी तरह के नाम है। कुछ ऐसी है कि स्टेट वाइज है, उन्हीं स्टेट्स के अंदर काम कर रही है, स्टेट के बाहर नहीं काम कर रही। तो इस तरह की बहुत सारी इंश्योरेंस। फिर मेडिकल बिलिंग का प्रोसेस हमने देखा था कि मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में बेसिकली क्या होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, डेमोग्राफिक और इंश्योरेंस वेरिफिकेशन होती है, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, मेडिकल कोडिंग होती है, क्लेम सबमिट होता है, पे होता है, पोस्ट होता है, और एयर कलेक्शन पे काम करता है कोई भी बिलर जो काम करता है। ये हमने उसका आरसीएम का पूरा साइकिल देख लिया था कि आरसीएम का साइकिल है क्या। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी थी जो हमारे डेली लाइफ के अंदर यूज होती है। कोपे होती है वो अमाउंट जो हर दफा विजिट के ऊपर पेशेंट को पे करनी है, वो फिक्स्ड है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। को इंश्योरेंस वो अमाउंट है जो
परसेंटेज के अकॉर्डिंग है, यानी 2 इंश्योरेंसेस हैं तो 80% प्राइमरी इंश्योरेंस करिए, 20% जो है वो सेकेंडरी इंश्योरेंस या पेशेंट करेगा। ठीक है। डिटेक्टेबल वो अमाउंट है कि जो इंश्योरेंस लेने के बाद इंश्योरेंस जब जो अपनी जो है कवरेज स्टार्ट करती है, उसके बाद वो पे करना तब से स्टार्ट करती है जब आप ऑलरेडी क्या करो, डिटेक्टेबल की अमाउंट जो ऑलरेडी डिसाइडेड अमाउंट है उसको मेट कर लो। वो पहले पेशेंट डॉक्टर को वो पे करता है, उसके बाद इंश्योरेंस पे करना शुरू करती है, और ये भी ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। फिर बिल्ड अमाउंट हमने देखा था कि टोटल किसी भी सीपीटी के अगेंस्ट चार्जेस जो होते हैं, बिल्ड अमाउंट है। अलाउड अमाउंट वो है कि किसी सीपीटी के अगेंस्ट जो मैक्सिमम पे होगा। ठीक है, आइदर वो इंश्योरेंस कर रही है या उसमें पेशेंट का पोर्शन भी है। क्लेम एजुडिकेशन हमने पढ़ा था कि वो क्या है, क्लेम प्रोसेस को कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे। ईओबी और ईआरए की टर्मिनोलॉजीज भी हमने देखी कि ईओबी हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट देखा, पेमेंट डिटेल जो होती है, और उसका डिजिटल वेरिएंट जो होता है वो क्या होता है, ईआरएस होते हैं। उसमें भी पेमेंट की पूरी डिटेल है, लेकिन वो क्या है, ऑनलाइन आपके डिजिटली आ जाते हैं आपके पास। फिर हम लोगों ने बिलिंग फ्लो चार्ट को ज्यादा डिटेल के अंदर देखा था, और उसमें अपने रोल्स देखे थे। बिलिंग बेसिकली हमने देखा कि अगर इमरजेंसी नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखें तो पेशेंट अपॉइंटमेंट लेता है, स्केड्यूल करता है। स्केड्यूल कैसे करता है, फोन के थ्रू, ऑनलाइन वेब के थ्रू, या पीएचआर जो उसके होते हैं, या ईएचआर। जैसे ईएचआर होते हैं उसी तरह से पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एप्स की सूरत में होते हैं, उन पे भी अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। फिर एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन होती है, डॉक्टर ऑफिस के अंदर बेनिफिट्स देखे जाते हैं। अगर वो किसी पीसीपी से रेफरल लेके आया तो रेफरल वो दिखाता है, सबमिट कराता है। और अगर उसकी सर्विसेज ऐसी हैं जिनके लिए एथराइजेशन रिक्वायर्ड है तो डॉक्टर ऑफिस जो है वो इंश्योरेंस से एथराइजेशन लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर ऑफिस में डेमोग्राफिक फिल करता है, पेशेंट ओपे देता है, वो चेक करता है डॉक्टर, उसको एग्जाम उसका होता है। उसके बाद क्या प्रोसीजर और डायग्नोस्टिक कोड, ये सारी चीजें लगती हैं। और उसके बाद बिल जो है बिलिंग कंपनी को भेजा जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, ईएचआर और इंटरफेस के थ्रू भी। और पेपर बिल भी क्या स्कैन करके आप को बिलिंग कंपनी को भेज दिए जाएंगे। जो हमने कहा ई ब्रिज और एफटीपी, ये थोड़े फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इनके थ्रू भी क्या होता है, बिल जो है स्कैन जो है अटैच करके भेजा जाता है। ईएचआर के बीच में भी अटैच करने का वाला ऑप्शन होता है। समटाइम ये होता है कि फिल होता है ईएचआर के अंदर, तो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वहां से। फिर क्लेम सबमिशन के लिए हमने देखा था कि ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक ईडीआई यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ईडीआई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सेटअप बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम सबमिट होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस होगा यानी पेयर आईडी जो है उसके ऊपर होगा। उसमें भी हमने सबमिशन में दो तरह की सबमिशन देखी थी, एक डायरेक्ट सबमिशन और एक इनडायरेक्ट सबमिशन, और एक पेपर सबमिशन। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन के अंदर जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ रही है, और पेपर सबमिशन ये दूसरा तरीका। यानी सबमिशन के दो तरीके हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक पेपर सबमिशन। और इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन में फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबमिशन आते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन में डायरेक्ट सबमिशन वो है जो डायरेक्टली इंश्योरेंस को सबमिट हो रही है, जैसे कि गवर्नमेंट के पेयर्स में होती है कि डायरेक्ट सबमिट हो जाती है, क्लेम डायरेक्ट सबमिट हो जाता है, उनमें क्लियरिंग हाउस की जरूरत नहीं पड़ती। इनडायरेक्ट सबमिशन में क्लियरिंग हाउस की जरूरत पड़ती है। फिर हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबमिशन में ही रिजेक्शंस को अगर देखें तो क्लेम अगर सेंड बैक हो जाता है किसी भी एरर की वजह से, एडजुडिकेशन सिस्टम में एंटर नहीं होता, तो क्या होता है, अगर क्लियरिंग हाउस रिजेक्ट कर ले तो फर्स्ट लेवल रिजेक्शन हो जाती है। अगर पेयर यानी इंश्योरेंस अगर उसको रिजेक्ट कर ले तो सेकंड लेवल रिजेक्शन हो जाती है। और डायरेक्ट रिजेक्शन भी होती है, जैसे हमने पेपर सबमिट कराया था तो डायरेक्टली हमने इंश्योरेंस को कराया था, तो डायरेक्टली आपको वो रिजेक्ट भी हो सकता है, सेंड बैक हो सकता है अगर कोई एरर है उसके बीच में। फिर हमारे पास क्लेम प्रोसेस होने के बाद पे होता है, तो पेमेंट हम पोस्ट करते हैं। ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं कि ईआरए और ईओबी दो फॉर्म में आता है। अगर इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्टर के पास आता है तो इलेक्ट्रॉनिकली हमारे ईडीआई सेटअप, जिन पेयर को हम इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करा रहे थे तो उनको ईआरए सेटअप बना हुआ, तो ईआरए के थ्रू हमारे पास भी हमारे सॉफ्टवेयर में, प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक सेटअप नहीं है तो उन इंश्योरेंसेस मोस्टली सेकेंडरी इंश्योरेंसेस होती हैं जिनको प्राइमरी की ईओबी चाहिए होती है, तो प्रैक्टिस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में अटैचमेंट नहीं लगा सकते हम प्राइमरी की ईओबी, तो हम लोग उनको पेपर क्लेम सबमिट कराते हैं। तो ऐसे इंश्योरेंस के जो हमें हमें पेमेंट मिल रही होती है वो भी हमें पेपर फॉर्म में मिल रही होती है। डॉक्टर को एक चेक रिलीज होता है इंश्योरेंस का, और पेशेंट की डिटेल भी। डॉक्टर क्या करता है, उस चेक को कैश कराता है और हमें वो डिटेल सेंड कर देता है, और हम मैन्युअली उसे पोस्ट करते हैं।
उसके अलावा हमने देखा था डिनायल मैनेजमेंट और एआर फॉलोअप। डिनायल मैनेजमेंट के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जितने भी डिनायल्स आ रहे हैं उनके रीजंस आ रहे हैं और एडिशनल रिमार्क कोड आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं और क्लेम को रिप्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट करते हैं। और एआर फॉलोअप में हमने ये देखा था कि क्लेम हमारे पास से सेंड हो चुके हैं, हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि वो डिनाय है, पेड है, रिजेक्ट है, कुछ भी नहीं है। उनको हमने क्या करना होता है, खुद ही ढूंढ के देखना होता है कि उनका क्या स्टेटस है। स्टेटस देखने के लिए हम क्या करते हैं, वेब पोर्टल्स पे जाते हैं इंश्योरेंस के, हम आईवेयर करते हैं। आईवेयर क्या है कि हमारी जो ऑटोमेटिक वो इंश्योरेंस की तरह से एक कंप्यूटराइज आंसर मिल रहा होता है क्लेम स्टेटस के लिए, हम आईवेयर के थ्रू कर सकते हैं या इंश्योरेंस को डायरेक्टली कॉल करके लाइव कॉल के थ्रू स्टेटस ले सकते हैं। इसके अलावा हम फैक्ट भी कर सकते हैं क्लेम स्टेटस के लिए। उसके अलावा अगर फुली हमें क्लेम पेड मिल जाता है तो हमको, अगर डिनाई है तो उस पर वही करेक्टिव एक्शन लेंगे स्टेटस के बाद। अगर पेड है तो पोस्ट करेंगे। अगर मेंबर के पोर्शन में प्रोसेस हुआ हुआ है तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी इंश्योरेंस की पेमेंट पोस्ट करके सेकेंडरी इंश्योरेंस को बिल करेंगे अगर सेकेंडरी, और अगर सेकेंडरी इंश्योरेंस हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम पेशेंट को बिल करेंगे। उसमें हमने देखा कि हमारा किसी भी बिलर का क्या रोल होता है बिलिंग कंपनी के अंदर। ये सारी चीजें भी एक बिलर कर सकता है, अगर उसको पूरी प्रैक्टिस दी जाए, पूरी अकाउंट को अकेला हैंडल कर रहा है तो वो उसके चार्जेस, पेमेंट, यार सारी चीजें करेगा। और अगर उसको एक टीम, चार्जेस की टीम अलग से, पेमेंट की अलग से, एआर की अलग से टीम है तो फिर उसका रोल जो है स्पेसिफाइड रोल होगा। ठीक है, लेकिन बिलर्स जो भी होते हैं उनके रोल्स क्या होते हैं, डेमोग्राफिक जो आता है उसकी एंट्री करते हैं करेक्टिवली, फिर एलिजिबिलिटी वेरीफाई कर दोबारा से चेक करते हैं। डेमोग्राफिक बनाते हुए आपने मेक श्योर करना है कि आपकी एलिजिबिलिटी हो, आप उसकी स्टार्ट डेट, एंड डेट, जो टर्मिनेशन डेट है इंश्योरेंस की, वो वाजे तौर पे अपने डेमोग्राफिक के अंदर लिखें, ताकि इसमें प्रॉब्लम ना हो कि इनएक्टिव इंश्योरेंस को या ऐसी किसी इंश्योरेंस का बिल ना हो जो सर्विसेज दे नहीं रही। तो ये डेमोग्राफिक लेवल पे आप लोगों ने मेक श्योर करना होता है। फिर चार्ज कैप्चर है, चार्ज क्रिएट करते हैं, टाइमली करते हैं, जो आपकी टाइमली फाइलिंग लिमिट है उसके अंदर। जैसे कि आपकी कमर्शियल इंश्योरेंसेस की जो होती है वो 3 मंथ्स की होती है, मेडिकेयर की 1 ईयर की होती है, ज्यादा होती है, लेकिन हमने मेक श्योर करना होता है कि जब हमारे पास चार्जेस आए तो हम चार्जेस को एंटर कर ले और एक्यूरेसी के साथ एंटर करें। ठीक है, फिर उसके बाद पेमेंट हमने पोस्ट करनी होती है, ईआरए में आए या यूबी में आए, और हमने उसको बिल्कुल अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर वे में करना होता है। डिनाइल मैनेजमेंट में काम करना होता है, हमने मेक श्योर करना होता है कि हर क्लेम जो है टाइमली वो रीइम्बर्स हो जाए और पे हो जाए। उसके बाद हमने फॉलोअप, जैसे हमने बात की कि आउटस्टैंडिंग क्लेम्स को देखना होता है कि आउटस्टैंडिंग होने की रीजंस क्या है और फाइंड आउट करके उनको रिजॉल्व करना होता है। जो क्लेम रिप्रोसेस कराने होते हैं उनके लिए अपील सेंड करते हैं। अपील के लिए स्पेसिफिक हमने एक फॉर्मेट देखा था, उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि कोई भी कंसर्न अगर इंश्योरेंस का होगा तो वो एक लेटर जनरेट करेगी डॉक्टर के नाम पे कि आपका जो आपने जो क्लेम सबमिट कराया था उसमें मुझे एडिशनल जो है नोट्स चाहिए, फलान चीज चाहिए, ऐसा कुछ है, क्यों रिप्रोसेस नहीं कर पा रही है, कोई ऐसी रीजन, तो उन करस्पॉन्डेंस को भी हमने देखना होता है। कम्युनिकेशन हमने डॉक्टर के स्टाफ के साथ करनी होती है ताकि हमें डेली का हम अपना फ्लो उसको रिपोर्ट कर सकें, उसकी तरफ से अगर कोई चीज आ रही है, कमी आ रही है या सही नहीं आ रही तो उसको ये बता सकें। उसके अलावा कोई भी चीज रिक्वायर्ड है तो हम कम्युनिकेट करें, रिपोर्टिंग हम करें उसको डेली की या वीकली, जिस तरह से भी आपका क्लाइंट के साथ एक फ्लो चल रहा है। कोऑर्डिनेट करें अपने डिपार्टमेंट्स के साथ, जो इंटरनल डिपार्टमेंट है बिलिंग कंपनी के साथ, उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करना है एक बिलर ने, ताकि उसे उसके जो भी प्रॉब्लम है, जैसे आईटी से रेलिवेंट है, सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट है, क्रीडेंशलिंग का इशू, जैसे हमने देखा कि डॉक्टर अगर पार्टिसिपेटिंग नहीं होते तो उनकी क्लेम प्रोसेस नहीं हो रहे होते, तो इस तरह का कोई इशू है, किसी डॉक्टर के साथ इशू आ रहा है, तो हम अपने उन रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स के साथ भी कंसल्ट कॉन्टेक्ट करके उनसे पूछेंगे अगर कोई इशू आ रहा है। ये हमारी बीइंग अ बिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर हमने देखी थी मेडिकल कोडिंग। बेसिकली मेडिकल कोडिंग क्या है, आईसीडी, सीपीटीज और मॉडिफायर्स होते हैं। मेडिकल कोडिंग में बेसिकली ये है कि जो भी मेडिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं या कोई भी आपकी कंप्लेंट्स हैं उनको कोड्स के अंदर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो मेडिकल कोडिंग होता है। उसके अंदर हम कोड्स में कन्वर्ट करते हैं किसको, आईसीडी, सीपीटीज को, और मॉडिफायर यूज होते हैं। आईसीडीज क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है, जो डब्ल्यूएचओ गवर्न कर रहा है, जो हर साल अक्टूबर में रिवाइज होते हैं। इसका 10th वर्जन यूज हो रहा है, और बैक टू 2015 जो है इसका 9th वर्जन यूज हो रहा था। इसको अगर हम देखें तो हमारी कैटेगरीज है, इसके डिफरेंट कैरेक्टर डिफरेंट चीजों को शो कर रहे हैं। जैसे इसकी अगर हम
यहाँ से देखें कि 10th ICSI consists of 3 to 7 alphanumeric characters है. Code longer than 3 characters always have the decimal point in first 3 character. First character alpha होता है, second character और 7th character जो है alpha और numeric होता है. 7th character used to certain chapters. जैसे वो बता रहे हैं कि कौन सी बीमारियों से, जैसे हमारा जो लास्ट हम कह रहे हैं कि 7th कैरेक्टर जो एक्सटेंशन हम कह रहे हैं उसमें क्या चीजें बता रहा है, वो बता रहा है कि बीमारी कौन सी बीमारी से रेलिवेंट जो है ये जो है ICD बेसिकली है. तो हमें पता चल जाता है कि इंजरी है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से रेलिवेंट है, आपकी कोई स्केलेटन मैक्सोस्केलेटन प्रॉब्लम है. ये एक्सटेंशन आपकी जो है वो, ये एक्सटेंशन जो लास्ट वन ए जो शो कर रहा है यहाँ पे डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट चैप्टर्स वो बता रहा होता है कि क्या क्या चीज शो कर रहा है बीमारी. तो ICDs को देख के भी आइडिया हो जाता है कि ये कौन कौन सी सीरीज की बीमारी होगी. फिर हमने CPTs देखे थे. CPTs में हमने देखा था कि करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजीज वो सारी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि किसी भी पेशेंट के इलाज के लिए डॉक्टर यूज कर रहा है. वो सर्जरी हो सकती है, वो इनकाउंटर्स हो सकते हैं, वो इंजेक्शन हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है जो ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है. ये बेसिकली क्या है, 5 डिजिट अल्फान्यूमेरिक कोड्स होते हैं. CPT कोड्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोसीजर कोड. प्रोसीजर कोड शुड कोरिलेट विद डायग्नोस्टिक कोड हमेशा. फिर हम देखते हैं कि CPT कोड की सीरीज हमने देखी थी कि डिफरेंट सीरीज. एवोल्यूशन मैनेजमेंट के कोड सबसे ज्यादा यूज होते हैं, उनकी 9 वाली सीरीज आती है. एनेस्थीसिया के देखे, सर्जरी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन के हमने देखे. इसी तरह से बाकी भी बहुत सारे कोड्स हैं, इसी तरह से डिफरेंट उनकी सीरीज है. फिर हमने कैटेगरी 2 देखी कि SCPCS कोड्स होते हैं जो सेंटर ऑफ मेडिकेयर और मेडिकेयर इसको देख रही होती है. आइडेंटिफाई अदर नॉट फाउंड इन द CPT कोड बुक. ये अभी CPT कोड बुक के अंदर नहीं आए हुए. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोड जो होते हैं ये अल्फान्यूमेरिक इस तरह के कोड होते हैं. ये वो वाले कैटेगरी 2 को अगर हम देखें तो वो कोड है कि अभी CPT की बुक में बाकायदा कोड्स की फॉर्म में नहीं आए. ये अभी बाकायदा कोड बनेंगे जो अभी जो जिस तरह से हम कोविड की एग्जांपल नॉर्मली लेते हैं कि अभी एक बीमारी है लेकिन उसको अभी भी हम एग्जैक्टली उसको पूरी तरह से नहीं जान पाए कि उसमें क्या है. तो उसका भी जो कोड है बेसिकली अल्फान्यूमेरिक कोड U00045655 तक जा रहा है. 3 जा रहा था पहले, U0003 जा रहा था जब स्टार्ट हुआ था कोविड. फिर नेक्स्ट ईयर 0004 और फिर 5, अभी 5 ही है. तो जब ये सॉलिड बीमारी, इसका इलाज, हर चीजें पता चल जाएंगी तो तब इसका एक स्पेसिफिक कोड CPT की बुक में चला जाएगा. ठीक है. फिर एवोल्यूशन मैनेजमेंट हमने देखा था. जैसे हमने कहा कि एवोल्यूशन मैनेजमेंट डबल लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, इस कैटेगरी में होते हैं. इसके बेसिक कंपोनेंट होते हैं हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल डिसीजन मेकिंग और टाइम. ये हमारी जो है वो बेसिकली पार्ट्स हैं इसके एवोल्यूशन मैनेजमेंट. एवोल्यूशन मैनेजमेंट के कोड्स हमने देखे थे. इसमें न्यू और एस्टेब्लिश पेशेंट को हमने देखा था. न्यू पेशेंट वो है जो पहली दफा आए हैं या 3 इयर्स के गैप के बाद आए हैं. एस्टेब्लिश पेशेंट वो हैं जो हाफ एंड ऑन आते रहते हैं. इनमें हमने न्यू और एस्टेब्लिश पेशेंट के जो कोड्स देखे थे उनके टाइम्स के अकॉर्डिंग चेंज है. जैसे हमने न्यू पेशेंट का देखा था 99202 से हमारा जो न्यू पेशेंट का 20 आता है इसके अंदर. ठीक है. लेवल 2 आ रहा है 15 से 29 मिनट्स का. ये 15 मिनट्स का इनकाउंटर का इंटरवल होता है. 15 मिनट्स के गैप्स होते हैं जबकि एस्टेब्लिश पेशेंट में 10 मिनट्स के गैप होते हैं. जैसे अगर देखो कि 99212 इसका जो आ रहा है 10 to 19 मिनट्स, तो ये इनके गैप्स जो होते हैं. एस्टेब्लिश पेशेंट की चूंकि कंडीशन का पता होता है पहले से डॉक्टर को, तो इसलिए उसको डॉक्टर को इतना ज्यादा टाइम उसके साथ नहीं लगता. तो दोनों में डिफरेंस ये है कि न्यू और एस्टेब्लिश पेशेंट के कोड्स जो हैं वो फर्क है. उनमें 0 आ रहा है न्यू पेशेंट में और एस्टेब्लिश में 1 आ रहा है. न्यू पेशेंट को एस्टेब्लिश का कोड और एस्टेब्लिश को न्यू का कोड लगाएंगे तो क्लेम जो है वो प्रोसेस पे नहीं होगा बल्कि वो डिनाई हो जाएगी. फिर हमने प्रिवेंटिव केयर देखा था कि प्रिवेंटिव केयर वो है कि बेसिकली अभी बीमारी के लिए नहीं आया लेकिन वो अपने चेकअप के लिए आया है, फेस टू फेस विजिट्स के लिए आया है. तो उसमें ये होता है कि वेलनेस विजिट होते हैं. एनुअल वेलनेस विजिट में 3 तरह के विजिट्स होते हैं. एक वेलकम विजिट्स होते हैं, एक जो होते हैं वो इनिशियल विजिट होते हैं, एक सब्सिक्वेंट विजिट्स होते हैं. ये जैसे हम लोग यहाँ पे देख ले तो हमारे पास ये देखें कि हमें याद यहाँ पे रखना है कि मेडिकेड रिपोर्ट्स देख रही है जबकि हमारी जो है वो हमारी जो कमर्शियल इंश्योरेंस है 99 के साथ इनकी कोड स्टार्ट हो रहे हैं, डिफरेंट हैं. आप देखें कि लेस देन वो बता रहे हैं डिफरेंट, ये एज के अकॉर्डिंग होते हैं. ठीक है.
जो वेलनेस विजिट्स हैं कमर्शियल इंश्योरेंसेस के, आप देखो कि वेलनेस विजिट वो बता रहा है कि न्यू और एस्टेब्लिश पेशेंट के लिए डिफरेंट है, और एज का बता रहा है कि 1 to 4 ईयर्स के लिए कौन सा कोड लगेगा, 5 to 11 के लिए, 12 to 17 के लिए, 8 to 39 के लिए, 40 to 64 के लिए, और 65 अबव के लिए कौन से कोड्स चाह रहे हैं। जबकि यहाँ पे जो मेडिकेयर है इसके अंदर 3 ही कोड है। वो वेलकम विजिट है, इसका जो जाएगा G0402 जा रहा है, फिर इसका इनिशियल और सब्सीक्वेंट जा रहे हैं। तो ये चीजें आपने मेक श्योर करनी है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो आपका प्रिवेंटिव केयर की का जो है वो कोड लगता है। मॉडिफायर हमने देखा था कि मॉडिफायर क्या कर रहा है, इनहेंस कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है आपके सीपीटी को। मॉडिफायर हमेशा सीपीटी से कोरिलेट करना चाहिए, सीपीटी के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। मॉडिफायर क्या है, 2 डिजिट इंडिकेटर है, और अल्फा न्यूमेरिक भी होता है कुछ में डिजिट, 1 डिजिट और 1 अल्फाबेट भी होता है मॉडिफायर्स के अंदर। मॉडिफायर 3 तरह के होते हैं, प्राइसिंग, पेमेंट एलिजिबल, और हमारा जो है लिटरेलिटी मॉडिफायर होता है। प्राइसिंग मॉडिफायर कौन सा होता है, नाम से जैसे जाहिर है कि प्राइस इफेक्ट हो जाएगी। जैसे हमने टेक्निकल और प्रोफेशनल कंपोनेंट को पढ़ा था कि कंपोनेंट्स को अलग अलग बिल करेंगे तो उनकी प्राइस कम हो जाएगी, अगर इकट्ठा पूरा आपका सीपीटी बिल हो रहा है तो उनकी प्राइस ज्यादा होगी। इसी तरह से बायलैटरल हमने पढ़ा था कि 2 दफा बिल हो रहा है तो उसको उसकी ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह से हम लोगों ने पेमेंट एलिजिबल मॉडिफायर पढ़ा था कि ऐसे सीपीटीज जो कि अलग से लग रहा होता है कि पे नहीं होंगे, सेपरेटली नहीं होंगे, बंडल हो रहे होते हैं दूसरी किसी सर्विस के साथ, तो उनको वो मॉडिफायर लगा के पेमेंट एलिजिबल मॉडिफायर लगाते हैं ताकि सेपरेटली वो पे हो जाए। फिर लिटरेलिटी मॉडिफायर हमने देखा था कि लिटरेलिटी मॉडिफायर वो होता है कि अगर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं तो जो दो दो हिस्सों में है, हमारे हमारे दो दो मतलब जैसे 2 हाथ है, 2 पाँव है, तो उनको हम लेफ्ट राइट डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों है बायलेटरल के लिए, हम लोग क्या करते हैं, ये लिटरेलिटी मॉडिफायर्स को यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हमने कुछ मॉडिफायर्स की दी थी, इनके अलावा भी बहुत सारे और भी मॉडिफायर्स होते हैं। फिर हम बिलिंग प्रोविजन देख लेते हैं, आज के लिए इतना ही काफी होगा। बिलिंग प्रोविजन पे हम एंड कर लें। बिलिंग प्रोविजन में हम लोगों ने देखे थे डिफरेंट तरह के डॉक्टर्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, डॉक्टर्स के नाम यूज कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं। अटेंडिंग डॉक्टर वो होता है जो पेशेंट को अटेंड कर रहा है, ट्रीट कर रहा है डायरेक्टली। बिलिंग प्रोवाइडर वो होता है जिसके नाम पे बिल बन रहा है, आइदर वो उसको ट्रीट कर भी रहा है या नहीं खुद ट्रीट कर रहा है, उसका कोई जूनियर डॉक्टर या नर्स प्रैक्टिशनर कर रही है। रेफरिंग प्रोवाइडर वो है जो पीसीपी नॉर्मली आपको रेफर करते हैं किसी स्पेशलिस्ट के पास। सुपरवाइजिंग फिजिशियन वो है जो सुपरवाइज कर रहा है किसी भी प्रोसीजर के साथ, प्रोसीजर को, ठीक है, उसके अंडर काम कर रही है टीम। नर्स प्रैक्टिशनर वो है या फिजिकल असिस्टेंट जो कि सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसको, डॉक्टर को। ये हमारा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम प्रोवाइडर की पूरी डिटेल्स लिखते हैं कि जो जो डॉक्टर्स हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो उनको हम लोगों ने जरूर एंटर करना है। उसी तरह से हमने ल्यूकम टेनेंस देखा था कि ल्यूकम वो डॉक्टर्स होते हैं जो टेम्परेरी डॉक्टर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स तरह के होते हैं, और दूसरे डॉक्टर्स जब कोई रेगुलर डॉक्टर छुट्टियों पे जाता है तो उसकी जगह ल्यूकम सर्विसेज देते हैं, और ये सिर्फ 60 डेज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 60 डेज अगर एक्सीड कर जाते हैं तो दोबारा ल्यूकम को 60 डेज का कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, मोर देन 60 डेज का कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी उसका ये होता है कि वो एक टाइम में एक ही डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अपनी को पर्सनल कोई प्रैक्टिस को कोई फैसिलिटी नहीं देख रहा, ये जरूरी होगा। और जो आपका रेगुलर डॉक्टर जो छुट्टियों पे गया हुआ है वो छुट्टियों पे ही गया हुआ, कहीं और जाके सर्विसेज ना दे रहा। ल्यूकम में बिलिंग का प्रोटोकॉल यही होता है कि जो रेगुलर डॉक्टर है वही बिलिंग और अटेंडिंग में जा रहा है, ल्यूकम जो है वो नहीं जा रहा। जैसे आपके प्रोसीजर कोड के साथ Q6 का मॉडिफायर जाएगा जो शो करेगा कि ये सर्विसेज जो है ल्यूकम ने दी थी। और इसमें रिइम्बर्समेंट के लिए ये है कि रिइम्बर्समेंट 100% होती है। रिइम्बर्समेंट के या पेमेंट के ऊपर जो फर्क पड़ता है वो हमेशा बिलिंग प्रोवाइडर के नाम के चेंज होने से फर्क पड़ता है, अटेंडिंग प्रोवाइडर के नाम के चेंज होने से या बाकी किसी चीज के चेंज होने से नहीं फर्क पड़ता। दूसरा हमने इंसिडेंट प्रोविजन देखा था, इसमें भी ये है कि डॉक्टर आपका कहीं गया नहीं है, आपके प्रीमिसेस के अंदर मौजूद है, लेकिन जो आपका प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है वो नर्स प्रैक्टिशनर या फिजिकल असिस्टेंट कर रहा है। इस सूरत में ये होगा कि आपका अटेंडिंग जो है, जो फिजिकल असिस्टेंट है, नर्स प्रैक्टिशनर है, वो जा रहा है, जबकि बिलिंग जो है आपका रेगुलर डॉक्टर जा रहा है। रेगुलर डॉक्टर का कमरे में मौजूद होना जरूरी नहीं है, लेकिन उस हॉस्पिटल की या फैसिलिटी की प्रीमिसेस में मौजूद होना जरूरी है। इस सूरत में
आपका बिलिंग जो है वो रेगुलर फिजिशियन ही जाएगा, जबकि अटेंडिंग जो है आपका नर्स प्रैक्टिशनर जा रहा है, और रीइंबर्समेंट 100% हो रही है क्योंकि आपके बिलिंग प्रोवाइडर पे कोई असर नहीं पड़ा। फिर हमारे पास आता है जनरल सुपरविजन का सिनेरियो। इसमें यह है कि आपका नर्स प्रैक्टिशनर जो है ट्रीट कर रहा है पेशेंट को, डॉक्टर प्रीमिसेस के अंदर मौजूद नहीं था, जो ट्रीटमेंट है वो भी उसी उसी ने सजेस्ट की है नर्स प्रैक्टिशनर ने, बेशक वो न्यू पेशेंट था या एस्टेब्लिश पेशेंट था, तो ट्रीटमेंट भी वो खुद अपनी अकॉर्डिंग दे रही है। तो इस सूरत में चूंकि वो खुद ही सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है नर्स प्रैक्टिशनर, तो बिलिंग में नर्स प्रैक्टिशनर खुद जाएगी, अटेंडिंग और बिलिंग में दोनों में ही नर्स प्रैक्टिशनर का नाम जाएगा। इस सूरत में बिलिंग में आपको क्या होगा, रीइंबर्समेंट में पेमेंट्स में जो है 85% जो है रीइंबर्स होगा नर्स प्रैक्टिशनर को। ये उससे कम है जो कि नॉर्मली आपके जो एमडीज हैं उनको रीइंबर्स होता है। तो ये बात हमने याद रखनी है कि यहाँ चूंकि बिलिंग में ही नाम चेंज हो गया है, नर्स प्रैक्टिशनर का नाम आ गया है, तो डेफिनेटली जो है ये प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा पेमेंट का भी, कि पेमेंट्स भी कम हो जाएंगी। ठीक है, इस तक यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो। कोई कंफ्यूजन है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। मेरा ख्याल है काफी सारा पढ़ा चुकी हूँ मैं आज, यहीं पे मैं इसको वाइंड अप करती हूँ क्योंकि बाकी चीजें ऑलमोस्ट कितनी स्लाइड्स मैंने कर ली हैं, 5 कर ली है मैंने। ठीक है, एनफ है ये। ठीक है, फिर मैं यहीं पे इसको क्लोज करती हूँ, फिर मैं इसको प्लेस कर दूंगी। और मंडे को आप लोगों की का ऑफ है, मेमोरियल डे का ऑफ है। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मेक श्योर करिएगा कि आप लोग अटेंड करो क्लासेस, क्योंकि फ्राइडे को मैं ग्रुप में भी कर लेती हूँ, मंडे को मैं कर लूंगी या ट्यूसडे को मैं अनाउंस कर लूंगी आपके फाइनल एग्जाम्स का, क्योंकि मैं फर्स्ट को आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मंथ जो है, जो हमारा एक थेरेटिकल क्लास का जो एक मंथ होता है वो क्लोज हो जाएगा, और वो हम लोग जो है इसको सेकेंड को मैं एचआर से भी ये डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि अगर उसको फर्दर कुछ चेंज करना हुआ तो मैं आप लोगों को नोटिफाई करा दूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं इसको यहीं पे क्लोज कर दूँ।